नमस्ते। 2 महीने पहले तक जो ईरान हवा में तहमद लहराकर इजराइल और अमेरिका को चुनौती देता था, आज उसके अस्तबल के घोड़े भी लीड छोड़कर भाग गए हैं। सवाल ये नहीं है कि लीडरशिप खत्म हो गई है। सवाल ये भी नहीं है कि जल और वायु ताकत को इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। सवाल ये भी नहीं है कि चौपाल पर बैठकर अमेरिका को फाड़ देने की बकलोली करने वाले मुल्ला बिना तहमद के ही चंपत हो गए हैं। सवाल यही है कि इजराइल अमेरिका के घातक हमलों के बाद देश अकाल की चपेट में आ गया है। यानी अब इजरायली मिसाइलों के साथ भुखमरी का खतरा भी ईरान के सिर पर मंडरा रहा है। उस ईरान के सिर पर जिसे एक हफ्ते पहले तक इस्लामिक और इजराइल विरोधी मीडिया विजेता की तरह पेश कर रहा था, लेकिन अब वहां दाने दाने के लिए जंग शुरू हो चुकी है। इस फंटर देश के पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले कई सवाल झकझोर रहे हैं। सवाल यही कि क्या इजराइल ईरान को गाजा से भी बड़ा सबक देना चाहता है? क्या ईरान को पूरी तरह नष्ट करने का खतरनाक प्लान है, या फिर ईरान को उस हालत में पहुंचाना है जहां से कोई भी मुल्ला भविष्य में तशरीफ उठाने का दुस्साहस नहीं कर सके? दरअसल जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, तब यही लगा था कि ईरान इजराइल को बड़ी क्षति पहुंचाएगा और अमेरिका की हालत खराब कर देगा। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद आज ईरान की हालत उस लोंडे की तरह हो गई जिसके बदन पर लंगोट तक नहीं है, और वह अखाड़े में सबसे बड़े पहलवान को चैलेंज कराया। मतलब जज्बा तो बहुत बड़ा था, पर तशरीफ इतनी कमजोर की तहमद की गांठ हर बार ढीली पड़ी। ईरान बक्कड़बाजी करता गया और इजराइल कमजोर तशरीफ पर ही प्रहार पर प्रहार करता गया। स्थिति यह है कि अब ईरान चल नहीं घिसट रहा है। मजे की बात यह है कि दुनिया के कुछ फटेरू अब भी यही समझ रहे हैं कि यह भी ईरान की कोई नई मिसाइल है, वैसी ही मिसाइल जिस तरह हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइल बताकर इजराइल को डराने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि ऐसे फटेरवों को घिसटता ईरान नजर नहीं आता है। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान को तहस नहस कर दिया है। हथियारों के भंडार पूरी तरह तबाह हो गए हैं। नौसेना और वायुसेना तो लगभग खत्म होने के कगार पर है। पर अब असली वार उन लोगों पर होने वाला है जो न केवल आतंकियों के समर्थन में पिछवाड़े थिरकाते हैं, बल्कि अयातुल्ला जैसे मुल्लाओं को फरिश्ते की तरह पेश करते हैं। वही मुल्ला अयातुल्ला जो कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करता था और मिडिल ईस्ट को अपने प्रोक्सी के जरिए चलाना चाहता था, जो इजराइल को एटम बम से मिटाने के मुल्लाई ख्वाब देख रहा था। लेकिन 28 फरवरी की तड़के इजराइल ने सबसे पहले उसी का गेम बजा दिया और अब ईरान की जनता की बजने वाली है। देश भर में खाने के लिए मारामारी मच चुकी है। सिर्फ दाल रोटी ही नहीं, पानी तक के लिए हाहाकार जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। जो देश कभी तेल के दम पर दुनिया को आंख दिखाता था, वही आज अपनी थाली भरने के लिए जूझता नजर आ रहा है। बाजार खुले हैं लेकिन सामान सीमित हैं। लाइनें लंबी है लेकिन बोरियां छोटी है। और सबसे खतरनाक बात, यह सिर्फ सप्लाई की दिक्कत नहीं बल्कि सिस्टम की थकान का संकेत है। ऊपर से चल रही बयानबाजी अलग कहानी कहती है, लेकिन नीचे की जमीन पर लोग हर दिन यह महसूस कर रहे हैं कि हालात सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि फिसलते जा रहे हैं। अब जरा उस सच को समझिए जो बाहर नहीं दिखाया जा रहा है। ईरान अपनी पूरी खाद्य जरूरत खुद पूरी नहीं करता। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और खाने का तेल, ये सब बड़ी मात्रा में बाहर से आता है। हर साल करीब 12 से 15 अरब डॉलर का खाद्य आयात इस देश को जिंदा रखता है। खाने के तेल का 70 से 90% तक हिस्सा बाहर से आता है। पशु चारे का 60 से 70% आयात पर निर्भर है, और गेहूं में भी कई बार बाहर का सहारा लेना पड़ता है। यानी जो थाली आम आदमी के सामने रखी है, उसका बड़ा हिस्सा समुद्र पार से आता है। और यही वो नस है जिस पर इस वक्त सबसे बड़ा वार हुआ है। युद्ध ने सिर्फ मिसाइलें नहीं गिराई, उसने सप्लाई चेन को भी तोड़ दिया है। यूएई जैसे री एक्सपोर्ट हब से आने वाला सामान अटक गया है। ब्राजील से मक्का और सोयाबीन की सप्लाई धीमी पड़ चुकी है। रशिया से गेहूं के सौदे लटक गए हैं और इंडिया से आने वाले चावल तक में देरी की खबरें हैं। कागज पर डील्स अभी भी मौजूद है, लेकिन जमीन पर माल नहीं पहुंच रहा है। जहाज हैं लेकिन रास्ते असुरक्षित हैं, और जहां रास्ते खुले भी हैं वहां भुगतान सबसे बड़ी दीवार बन चुका है।
यहीं से असली संकट शुरू होता है, यानी पैसा। युद्ध सिर्फ हथियारों को नहीं खाता, वो खजाने को भी चटकर जाता है। ईरान के विदेशी मुद्रा भंडार पर पहले से दबाव था, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं जहां भुगतान करना ही चुनौती बनता जा रहा है। डॉलर की कमी, बैंकिंग चैनलों पर पाबंदियां और लगातार बढ़ता खर्च, इन सब ने मिलकर आयात की रीढ़ तोड़ दी है। ईरान सौदा करना चाहता है, लेकिन भुगतान नहीं कर पा रहा है, और जब भुगतान अटकता है तो जहाज बंदरगाह पर नहीं लगते, सीधे मुड़ जाते हैं। इसी बीच समुद्री रास्तों का संकट और गहरा हो गया है। पर्शियन गल्फ के पोर्ट्स पर दबाव है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्तों पर अनिश्चितता बढ़ गई है। यही वो गला है जहां से पूरी सप्लाई गुजरती है। अगर यहां जरा भी रुकावट आती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर जहाज, हर कंटेनर, हर डील एक जोखिम बन चुकी है। यानी सिर्फ युद्ध नहीं, भूगोल भी इस संकट को और खतरनाक बना रहा है। अब इसका सीधा असर जमीन पर देखिए। शहरों में जरूरी सामान की कीमतें 30 से 60% तक उछल चुकी है। कुछ इलाकों में खाने के तेल और आटे की उपलब्धता सीमित हो गई है। दुकानदार खुद असमंजस में है। आज जो स्टॉक है वो कल होगा या नहीं, कोई नहीं जानता है। लोग जरूरत से ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कमी और तेजी से बढ़ रही है। ये वही चक्र है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को कुछ ही हफ्तों में झुका सकता है। ग्रामीण इलाकों में हालात और नाजुक है। वहाँ पहले से ही सप्लाई कमज़ोर थी, अब और कमज़ोर हो गई है। पशुओं के चारे की कमी का असर दूध और मांस की सप्लाई पर दिखने लगा है। पानी की दिक्कत अलग है, खेती पर असर अलग। यानी शहरों में जहां थाली छोटी हो रही है, वहीं गांव में थाली तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव का भी संकेत है। इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था का अचानक सख्त होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जगह जगह चेकिंग, निगरानी और सूचना के प्रभाव पर नियंत्रण, यह सब उस स्थिति की ओर इशारा करते हैं जहां सिस्टम किसी भी तरह की अस्थिरता को पहले ही रोक देना चाहता है। हजारों लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। आधिकारिक बयान अलग कहानी कहते हैं, लेकिन जमीनी संकेत साफ हैं। अंदर स्थिति को काबू में रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है, और इसी के साथ चल रही है बयानबाजी। मसूद पेजेश्कियान और दूसरे नेता लगातार यह दोहरा रहे हैं कि देश मजबूत है, जवाब दिया जाएगा और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन जितनी बार यह भरोसा दिलाया जा रहा है, उतना ही सवाल गहराता जा रहा है। क्या अंदर कुछ ऐसा है जिसे संभालने के लिए शब्द बार बार दोहराने पड़ रहे हैं? क्योंकि जब हालात मजबूत होते हैं तो भरोसा अपने आप दिखता है, उसे हर रोज कहना नहीं पड़ता। बाहरी मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका का दबाव सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है। रणनीति अब सप्लाई, भुगतान और लॉजिस्टिक तक फैल चुकी है। कम्युनिकेशन नेटवर्क पर असर, ट्रेड रूट्स पर निगरानी और वित्तीय चैनलों पर रोक, ये सब मिलकर उस नस को दबा रहे हैं जिससे देश की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है। और जब ये नस दबती है तो असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर आता है। यही वह बिंदु है जहां अकाल शब्द सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक संभावित हकीकत बनकर उभरता है। जब आयात अटक जाए, भुगतान रुक जाए और अंदर उत्पादन पर्याप्त न हो तो संकट धीरे धीरे थाली से शुरू होकर समाज तक पहुंचता है। अभी तस्वीर पूरी तरह उस मोड़ पर नहीं पहुंची है, लेकिन संकेत साफ है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले हफ्तों में हालात और बिगड़ सकते हैं। दुनिया के सामने जो तस्वीर है उसमें अभी भी ताकत का प्रदर्शन है। मिसाइलों की बात, जवाब की बात और दबाव झेलने की बात, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और कह रही है। सप्लाई की चिंता, कीमतों का दबाव और सिस्टम को संभालने की कोशिश, यही दो तस्वीरें इस वक्त साथ साथ चल रही है। एक कैमरे के सामने, दूसरी कैमरे के पीछे। और असली सवाल यहीं से उठता है, क्या ये दो तस्वीरें लंबे समय तक साथ चल पाएगी? क्या बाहर की आक्रामकता अंदर की कमी को छुपा पाएगी, या फिर वो दिन आएगा जब अंदर की सच्चाई इतनी भारी हो जाएगी कि उसे छुपाना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि इतिहास यही कहता है, जब थाली पर असर पड़ता है तो सबसे मजबूत बयान भी कमजोर पड़ जाते हैं। इस वक्त ईरान के सामने चुनौती सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। एक तरफ बाहरी दबाव, दूसरी तरफ अंदर की जरूरत है।
और जब ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। यही वह दौर है जहां असली ताकत और असली कमजोरी दोनों सामने आती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली मोड़ पर पहुंची है। क्योंकि अगर आयात का पहिया ऐसे ही अटका रहा, अगर भुगतान की दीवार और ऊंची होती गई और अगर सप्लाई चेन यूं ही टूटती रही तो यह संकट सिर्फ खबर नहीं रहेगा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं बल्कि समझती भी है कि असली खेल कहां चल रहा था और कौन सी परत सबसे भारी पड़ी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।